ऑर्गेनिजम्स, इसमें जो है आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टडी करेंगे। अभी तक हम लोग जितने भी मोड्स पढ़ रहे थे क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर में बायो के, उसमें हम असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की स्टडी कर रहे थे। अब आज हम लोग जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के संबंध में पूरे डिटेल में समझेंगे। पहले ये समझें कि ये है क्या चीज। It involves the production of new organisms. Involve the production of new organisms by combining genetic information from two different individuals. कहने का मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो अलग अलग इंडिविजुअल्स से, वो मेल और जैसे फीमेल्स होते हैं उनसे अलग अलग इंडिविजुअल्स से जेनेटिक इंफॉर्मेशन का कॉम्बिनेशन होता है, जिससे नए ऑर्गेनिजम्स का प्रोडक्शन होता है या उसका फॉर्मेशन होता है। इस प्रोसेस को हम कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ individuals are male and female। मतलब कहने का कि ये जो अलग अलग या डिफरेंट टाइप के इंडिविजुअल्स होंगे, मेल्स होंगे और फीमेल्स होंगे। इसमें क्या होगा कि ये जो है मेल गैमेट बनाएंगे, they will form the male gamete and female will form the female gamete। इस फीमेल गैमेट या मेल गैमेट को हम रिप्रोडक्टिव यूनिट भी कहते हैं। These are known as reproductive units। रिप्रोडक्टिव यूनिट्स वो हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। कहने का मतलब इन्हीं का जब फ्यूजन होगा, तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल्स दैट विल बी द मेल पेरेंट, मेल पार्टनर एंड फीमेल पार्टनर, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। फ्यूजन ऑफ गैमेट Fusion of gametes is known as fertilization। ये जो रिप्रोडक्टिव यूनिट्स हैं, मतलब जो फॉर्म हो रही है मेल और फीमेल इंडिविजुअल से, इनका जब फ्यूजन होगा तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगी, फर्टिलाइजेशन। इसको हम सिंजेनेसिस भी कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज सिंजेनेसिस, या इसको हम एम्फीमिक्सिस भी कहते हैं, और एम्फीमिक्सिस। एम्फी का मतलब होता है बोथ, और मिक्सिस का मतलब होता है मिक्स होना, मतलब दोनों एक तरह के इंडिविजुअल्स के गैमेट्स का मिक्स होना या फ्यूजन होना। और वही चीज सिंजेनेसिस भी है। सिन का मतलब होता है एक साथ, साइमल्टेनियसली, एंड जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, मतलब एक साथ फ्यूजन से किसी चीज का, मतलब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। इट लीड्स टू formation
जायगोट। इससे जो है जायगोट का फॉर्मेशन होता है। कहने का मतलब जो फर्टिलाइजेशन है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो हमारा एम है, इसका जो गोल है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। और इस जायगोट के फॉर्मेशन से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। इसको हम लोग अभी पढ़ेंगे बाद में। वी विल स्टडी अबाउट एम्ब्रियो, जायगोट एंड आफ्टर दैट जो भी इवेंट्स हो रही हैं उनको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे जब हम आगे बढ़ेंगे इसमें। तो फिर एम्ब्रियो से न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। New individual is formed by the embryo when the zygote is formed by the fertilization process. अब इसके बाद ये समझने की जरूरत है, we have to know that where these gametes are formed. Means ये gametes जो है कहाँ form हो रहे हैं, कहाँ बन रहे हैं। ओके, the gametes are formed in the gonads. ये गोनाड्स में फॉर्म हो रहे हैं। व्हाट आर गोनाड्स? गोनाड्स जो है, दीज आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ऐसे ऑर्गन्स जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम गोनाड्स कहते हैं, या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, या इसको हम सेक्स ऑर्गन्स भी कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में। ओके, तो जैसे मेल गैमेट बनता है और फीमेल गैमेट बनता है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, मतलब फीमेल गोनाड में फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम एग या ओवम कहते हैं। और जो मेल गैमेट है, जिसको हम स्पर्म या एम्ब्रियोजॉइड कहते हैं, वो फॉर्म होगा मेल सेक्स ऑर्गन में या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। एक और चीज इसमें आपको समझना होगा कि दो तरह के साइक्लिक चेंजेस होते हैं। जैसे मैमल्स होते हैं, अगर हम लोग मैमल्स की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द मैमल्स, तो मैमल्स में दो कैटेगरी होती है, नॉन प्राइमेट्स and primates. These are categorized into primates and non-primates. Non-primates क्या है? जैसे काउज हैं, गोट्स हैं, शीप हैं, ये सब जो है कहलाते हैं नॉन प्राइमेट्स। और प्राइमेट्स में कौन है? जैसे ह्यूमन है, एंड मंकीज, ये सब प्राइमेट्स में आते हैं। These are categorized into primates. तो इनमें एक तरह के साइक्लिक चेंजेस देखने को मिलते हैं। इन नॉन प्राइमेट्स एंड प्राइमेट्स दे पास थ्रू ए साइक्लिक चेंज, और रिप्रोडक्टिव साइकिल इसमें देखने को मिलती है। पास थ्रू a cyclic change or reproductive change. Reproductive cycle in their reproductive phase. In their reproductive phase. जैसे अभी आपको बताएं कि जो लाइफ स्पैन है ऑर्गेनिजम्स का, जिसको हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बर्थ से लेकर के म्यूचुअल डेथ तक के ड्यूरेशन को हम, टाइम पीरियड को हम
लाइफ स्पैन कहते हैं। तो वो लाइफ स्पैन जो है पूरा 3 फेजेज में बटा हुआ है, मतलब पूरा लाइफ जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म की 3 स्टेजेज में पास होता है। तो उसमें जो है रिप्रोडक्टिव फेज जो है उसका दूसरा फेज होता है। तो उसमें जो है एक साइक्लिक चेंज होता है जिसको हम ईस्टर साइकिल कहते हैं। दैट इज नोन एज ईस्टर साइकिल। ये किसमें देखने को मिलेगा? ये इट विल बी सीन इन नॉन प्राइमेट्स, जैसे अभी आपको हमने काऊ, गोट, शीप वगैरह में बताया। ह्यूमन एप और मंकीज में क्या होगा कि ये इनके अंदर जो साइक्लिक चेंज या रिप्रोडक्टिव साइकिल देखने को रिप्रोडक्टिव फेज में मिलेगा उसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। दैट इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये जो है दोनों में फर्क होता है। और जो मैमल्स से पहले वाले ऑर्गेनिजम्स हैं या क्या कहते हैं लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब कार्डेट में भी केवल इन्हीं में ऐसा देखने को मिलेगा ये साइक्लिक चेंज, और सभी में साइक्लिक चेंज देखने को नहीं मिलता है। तो जैसे ये चाइल्ड लेइंग एनिमल्स हैं, जैसे एनिमल 2 तरह के होते हैं, चाइल्ड लेइंग और एग लेइंग, जिसको आपने पढ़ा होगा ओविपेरस एंड विविपेरस। ओविपेरस में ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स हैं जो एग ले करते हैं, जिनमें एग लेइंग की प्रोसेस होती है, एग लेइंग एनिमल्स। और ये जो है चाइल्ड लेइंग एनिमल्स। ठीक है, तो कहने का मतलब इनमें मिल्क फीडिंग नहीं होगी क्योंकि ये एग ले करते हैं। बाद में जो है एक साथ ट्रांसफॉर्म इनटू और डेवलप इनटू ऑफ स्प्रिंग्स, मतलब तब ये बाद में ऑफ स्प्रिंग्स में बनते हैं। और इसमें सीधे जो है बेबीज की बर्थ होती है, मतलब चाइल्ड की बर्थ होती है। तो इनमें ब्रेस्ट फीडिंग जो है या मिल्क फीडिंग देखने को मिलती है, इसमें नहीं मिलेगी। ठीक है, तो जो ये विविपेरस ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब चाइल्ड लेइंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वही ये साइकिल शो करेंगे, ईस्टर साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ईस्टर साइकिल आपको देखने को मिलेगा नॉन प्राइमेट्स में, और जिसका आपको एग्जाम्पल हमने बताया आपने क्लासिफिकेशन में क्लास 11 में नॉन प्राइमेट्स और प्राइमेट्स पढ़ा होगा। कार्डेट्स में, कार्डेटा फाइलम जब आप पढ़े होंगे तो उसमें आपने 5 क्लासेस और जो लास्ट क्लास है मैमेलिया, उसी में आपने इनको स्टडी किया होगा। एक बार उसको आप रिकॉल कर लीजिएगा तो आपके और बेहतर समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिन ऑर्गेनिजम्स में होता है उनको हम कैसे डिफरेंट फेजेज में कैटेगराइज करते हैं। तो इसकी जो हेडिंग है इसको आप चेंज कर लीजिए। चेंज द हेडिंग नाउ, और ये हो जाएगा सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं इनको हम 3 फेजेज में पहले बांटते हैं, डिवाइडेड इनटू या क्लासिफाइड इनटू 3 फेजेज। उन 3 फेजेज में से एक फेज आप पहले समझिए, जैसे पहली फेज है जुवेनाइल फेज, जुवेनाइल फेज। सेकंड फेज है इसकी रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज। और इसकी थर्ड फेज है सेनेसेंट फेज।
से आगे हम कैटेगराइज करेंगे। जुवेनाइल फेज वो फेज होती है जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को प्रिपेयर करता है ग्रोथ और मैच्योरेशन की फेज से वो पास थ्रू होता है, मतलब उससे गुजरता है, जिससे वो रिप्रोडक्शन के लायक होता है। इट बिकम्स कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। दिस इज द फेज starting from birth, passing through growth and maturation. कहने का मतलब इसमें इंडिविजुअल का जो है बर्थ से ही ग्रोथ और मैच्योरिटी की स्टेजेस से पास होते हुए ये पहुंचता है किस स्टेज में, एंड रीचेस टू द स्टेज ऑफ रिप्रोडक्शन। कहने का मतलब ये रिप्रोडक्शन के स्टेज पर पहुंचने के लायक जब हो जाता है और इसमें ग्रोथ और मैच्योरिटी हो जाती है। जैसे अगर आपने ह्यूमन में पढ़ा हो तो ह्यूमन में जब प्यूबर्टी आती है तो जो प्यूबर्टी है वो इसी फेज के बाद आती है। मतलब कहने का कि जब उसका बर्थ से लेकर के ग्रोथ और मैच्योरेशन होता रहता है और एक स्टेज ऐसी आती है कि उसमें गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होने लगती है, यानी उसमें गैमीट फॉर्मेशन करने की जो कैपेबिलिटी है वो आ जाती है। तो उस तक वहां तक की फेज को हम जुवेनाइल फेज कहते हैं। रिप्रोडक्टिव फेज क्या है? द फेज व्हेन the organism is prepared for reproduction। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर्ड हो जाता है तो इसको हम रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। सेनेसेंट फेज क्या? जब रिप्रोडक्टिव फेज खत्म हो जाती है। कहने का मतलब जब कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन के की कैपेबिलिटी उसमें खत्म हो जाती है तो उसी फेज को हम सेनेसेंट फेज कहते हैं। मतलब ये वो फेज है जिसमें इन दिस फेज द कैपेबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन इज फिनिश्ड। रिप्रोडक्शन की जो कैपेबिलिटी है वो खत्म हो जाती है, इसीलिए इसको हम एजिंग भी कहते हैं। एजिंग, इट इज आल्सो नोन एज एजिंग, क्योंकि इसमें ऐसी एज आ जाती है, ऐसी जो है उसकी स्टेज आ जाती है कि वो रिप्रोडक्शन की अब कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि उसमें गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस खत्म हो जाती है। जब गैमेट फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो फिर उसका फ्यूजन नहीं होगा, फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो एम्ब्रियोजेनेसिस और चाइल्ड का बनने का कोई क्वेश्चन ही राइज नहीं होता है। तो ये जो फेज है बाद में इट लीड्स टू डेथ, इट लीड्स टू डेथ। इसके बाद उस ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। तो कहने का मतलब जो लाइफ स्पैन है ऑर्गेनिज्म का, अगर उसको देखा जाए तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो लाइफ स्पैन है वो 3 फेजेज में बटा हुआ है। मतलब उसका जो पूरा ड्यूरेशन है लाइफ का, उसमें जुवेनाइल फेज जब वो अपने आप को रिप्रोडक्शन के लिए तैयार करता है, प्रिपेयर करता है, सिंपली आप समझ लें,
जिसमें मतलब वो इस लायक हो जाता है कि इट कैन रिप्रोड्यूस नाउ। रिप्रोडक्टिव फेज क्या है? जिसमें वो रिप्रोडक्शन करता रहता है, अपनी जो है स्पीसीज को, स्पीसीज की कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए, जिससे किसी भी ऑर्गेनिज्म का की स्पीसीज का कभी भी जो है एक्सटिंक्शन ना हो, मतलब वो उसका एग्जिस्टेंस बना रहे, एग्जिस्ट करती रहे। तो उसके लिए रिप्रोडक्शन सब ऑर्गेनिजम्स में होता है, जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है एक इंडिविजुअल से और दूसरे इंडिविजुअल से ऑर्गेनिज्म में जाती रहती है। फिर उसके बाद सेनेसेंट फेज क्या है? जिसमें रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी ऑर्गेनिज्म में नहीं है, तो उसको हम कहेंगे, उस फेज को कहेंगे सेनेसेंट फेज। मतलब एजिंग आ गई, एक तरह से वो बुढ़ापा आ गया, उसमें ओल्ड एज हो गई। तो उसके बाद यही फेज जो है बाद में उसके डेथ की तरफ उसको ले जाती है, क्योंकि जब उसमें एजिंग हो जाएगी, सेनेसेंट फेज मतलब सेनेसेंस आ जाएगा, तो एक all the tissues and cells are now not very capable of dividing, मतलब अपने डिवीजन की जो कैपेसिटी है वो खत्म हो जाएगी, तो नई सेल्स बनेगी नहीं। तो नई सेल जब नहीं बनेगी तो लास्ट में जाहिर है इट इज गोइंग टू डाई। अब इसमें हम आपको बताएंगे रिप्रोडक्टिव फेज, क्योंकि आपको रिप्रोडक्शन ही जो है स्पेशली पढ़ना है, तो रिप्रोडक्टिव फेज कितने भागों में बटी हुई है इसको आप सुनिए। नाउ रिप्रोडक्टिव फेज इज डिवाइडेड, मतलब डिवाइडेड क्या है कहिए आप, या ये कहिए कि इसमें कुछ इवेंट्स होती हैं, इवेंट्स इन दिस फेज, इस फेज में भी कुछ इवेंट्स होंगे। कहने का मतलब कि कुछ ऐसी इवेंट्स होंगी, कुछ ऐसी घटनाएं घटेगी कि ऑर्गेनिज्म जो है रिप्रोडक्शन कर सकता है। ओके, तो इसमें जैसे सबसे पहला क्या होगा? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। कहने का मतलब कि फर्टिलाइजेशन से पहले होने वाली जो इवेंट्स हैं वो क्या है? कहने का मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले गैमेट का फॉर्मेशन होगा, और दूसरा जो है गैमेट का ट्रांसफर होगा। इसको भी हम लोग हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस, और दूसरा है गैमेट ट्रांसफर। तो ये दो कहने का मतलब ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन से पहले क्या चीजें होंगी? गैमेटोजेनेसिस होगी। गैमेटोजेनेसिस को दो पार्ट्स में डिवाइडेड करेंगे, तो गैमेट एंड जेनेसिस मींस फॉर्मेशन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। अब जब ये गैमेट बन जाएगा तो इसका ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर मींस ये मेल से फीमेल की तरफ जाएगा, या फीमेल गैमेट मेल की तरफ आएगा, दोनों का, तभी दोनों का फ्यूजन होगा। तो ये दोनों प्रोसेसेस होंगी। फिर दूसरा जो है इसमें दूसरी इवेंट क्या होगी? फर्टिलाइजेशन। कहने का मतलब जब गैमेट का फॉर्मेशन हो गया, गैमेट जो है एक दूसरे के पास ट्रांसफर हो गए, आ गए, तो उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, यानी फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगा। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो ये दो तरह से फ्यूजन होगा, एक होगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और दूसरा होगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और तो कहने का मतलब ऐसा फर्टिलाइजेशन
मतलब जो मदर है उसकी बॉडी के अंदर ये फर्टिलाइजेशन नहीं होता, इट इज परफॉर्म्ड आउटसाइड द मैटरनल बॉडी। कहने मतलब मैटरनल बॉडी के बाहर ये होगा, मदर के शरीर के बाहर होगा। और ये फर्टिलाइजेशन जो है इट इज परफॉर्म्ड इनसाइड द मदर, इनसाइड द मैटरनल बॉडी। फिर इसमें जो तीसरी फेज होती है, तीसरी जो इवेंट होगी उसको कहेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या क्या चीजें होंगी? इसमें दो चीजें होंगी, इसको हम इधर रब कर दे रहे हैं। फर्टिलाइजेशन में आप जान गए कि दो तरह से होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वो होता है जो मदर की बॉडी के बाहर होगा, और जो इंटरनल है वो मदर की बॉडी के अंदर होगा। दोनों में से सेफ कौन ज्यादा है? दोनों में से सेफ या प्रोटेक्टिव ज्यादा जो है इंटरनल है, क्योंकि इसमें बॉडी के अंदर जो है पूरा उसको नरिशमेंट मैटरनल बॉडी से मिलता रहता है, और उसका जो है चाइल्ड का पूरा प्रोटेक्शन रहता है, पूरा वो सेफ रहता है। एक्सटर्नल में क्या होता है कि बहुत सारे गैमेट्स इसमें बनते तो हैं, लेकिन अब सराउंडिंग में रहने की वजह से देयर इज ए डेंजर ऑफ बीइंग रप्चर्ड, और देयर इज ए डेंजर ऑफ बीइंग हंटेड। मतलब उनको जो है हंट हो जाने का, क्योंकि बहुत सारे प्रेडेटर्स होते हैं, बहुत सारे हंटर्स होते हैं, शिकारी होते हैं जो उसको, जैसे स्नेक वगैरह ही है, मछलियां हैं, जैसे ज्यादातर ये वाटर के अंदर होता है। जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है वो ज्यादातर वाटर के अंदर होता है। तो वाटर के अंदर जो रहने वाले एनिमल्स हैं उसको खा लेते हैं, है कि नहीं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में भी दो चीजें होंगी। एक तो जो है मियोसिस होगी, मियोसिस एंड स्पोर फॉर्मेशन। In the organisms, meiosis and spore formation in the organisms with haplontic life cycle. कहने का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं, जैसे कुछ एनिमल्स जो है एप्लाइड होते हैं और कुछ डिप्लॉयड होते हैं। तो एप्लाइड जो होंगे उनमें मियोसिस और स्पोर फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। आपने हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्लास 11 में पढ़ा होगा, और उसी से रिलेटेड ये है। जिससे एक चैप्टर आपने पढ़ा होगा मॉर्फोलॉजी एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स, उसमें जो है आपने इसे पढ़ा होगा, उसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। और दूसरा जो है माइटोसिस, माइटोसिस एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। तो ये पूरा जो है आपका सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म जो है इस तरह से तीन फेजेज में डिवाइडेड है, जो बेनाइन फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेनेसेंट फेज, जिसको हमने आपको बता दिया क्या होता है। हम लोग एक एक करके अभी इसको फिर से समझेंगे। उसके बाद जो है जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो 3 स्टेजेस में बटी हुई है, क्योंकि हमें बेसिकली रिप्रोडक्शन ही समझना है। तो जो इसको मतलब ये इसमें 3 तरह की इवेंट्स होती है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में गैमीटोजेनेसिस, गैमीट का फॉर्मेशन, फिर गैमीट का ट्रांसफर एक दूसरे के पास, फिर उनका फ्यूजन जिससे फर्टिलाइजेशन हो। फर्टिलाइजेशन में मैंने आपको बताया कि 2 तरह का होता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। और फिर मैंने बताया आपको कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या होता है, इसमें जो है मियोसिस एंड स्पोर फॉर्मेशन इन द ऑर्गेनिजम्स, उन ऑर्गेनिजम्स में जो है प्लांटिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। और इसके अलावा दूसरा क्या होगा, माइटोसिस और एम्ब्रियोजेनेसिस। माइटोसिस एक सेल डिवीजन
डिवीजन होता है जिसमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का ट्रांसफर एक सेल से दूसरे सेल में होता है। और एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन जिससे चाइल्ड का डेवलपमेंट हो सके। तो ये जो है हम लोग इसको एक एक करके नेक्स्ट वीडियो में जो है समझेंगे, जिसमें हम आपको प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में कल जो है स्टडी कराएंगे। ओके, थैंक यू।